बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और रमज़ान मुबारक के दिन चल रहे हैं, रोज़े लोगों ने रखे हुए हैं। सो ये जो हमारा टाइम होता है 4 से 6, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ें भी बताएं सेहत से मुतालिक और दीगर इशूज़ से मुतालिक। बिल्कुल जी, लेकिन साथ साथ आपको पता है कि प्रोग्राम में अपडेट्स का सिलसिला भी जारी रहता है और जो रीसेंट हैपनिंग्स होती हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहते हैं। तो बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है और लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए हैं। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारजी दहशत गर्द जहन्नम वासिल हुए। शहदा में मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और पेशावर के सिपाही करामत शाह शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को बर वक्त रोका, जिसकी वजह से शहरियों और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम बनाया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज रमज़ान में भी अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करके दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान दहशत गर्दों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो अफ़गान तालिबान, अफ़गान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनतुल खवारिज के ज़ेली गिरोह ने कबूल कर ली है और साथ ही ये भी बताया गया है कि इसका नाम इत्तेहादुल मुजाहिदीन है। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनतुल खवारिज के हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप से है। इस ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और इसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए मजीद बताते हैं हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। गुज़िश्ता रमज़ान भी इसी ग्रुप ने बन्नू कैंट पर हमले किया। हम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। 2 सितंबर 2025 को फेडरल कांस्टेबली बन्नू में मेजर अदनान शहीद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है। तो बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनतुल खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली है। तो जी, कराची के मसाइल पर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो दिन से रात और रात से दिन होते, लेकिन कराची के मसाइल सतत खत्म नहीं होते, एक के बाद एक मसाइल, and repeatedly the same issues, agreed। मैन होल से बच्चों का गिरना, टैंकर्स के नीचे बच्चों का आना, अब मैं तंग आ गया हूँ। और कितनी दफ़ा मैन होल में गिरने की खबरें हम देंगे। और ये जो अब वाक़या पेश आया, ये कराची का इलाका है औरंगी टाउन। यहाँ पर आप इंतज़ामिया की संगीन गफलत देखिए। इसकी वीडियो भी CCTV फुटेज भी मौजूद है। ये रहमत चौक है। छोटा बच्चा नाले में गिर गया, खुशकिस्मती इसकी ज़िंदगी थी। ये बच्चा खुद ही बाहर निकल आया, इसने अपने आप को संभाला और अपने दोस्त की मदद से नाले से बाहर निकल आया। ये मंजर आप इस वक्त देख सकते हैं, बच्चे। और ये बिल्कुल मेन आप रोड देख सकते हैं। ये एक टर्न है, एक मोड़ है जहाँ पर ये इतना बड़ा नाला खुला हुआ है और बच्चा इसमें गिरता है, फिर वो उसमें से बाहर निकल आता है। अब इलाका मकीन जाए वो फिर जमा भी हो गए। बिल्कुल जी, इलाका मकीन जमा हुए और उनका ये कहना था कि नाले का बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है जिसे ढका नहीं जा सका। अच्छा, ये जो इस तरह के जो पॉट होल्स हैं, ये जो नाले हैं खुले हुए, ये आपको कराची की हर सड़क पर नजर आएंगे और आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर नजर आएंगे। तो खुशकिस्मती थी उस बच्चे की, उस बच्चे का नसीब अच्छा था कि उसकी जान बच गई। वो खुद ही गिरता संभलता बाहर निकल आया, लेकिन इंतजामी गफलत की कोई इंतजामिया ने कसर नहीं छोड़ी थी कि बच्चा यहाँ पर भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, कोई सानहा हो सकता था। ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, रात के टाइम जब जा रहे होते हैं तो ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, नीचे नजर कुछ नहीं आता। आप ये देखें, जब इस तरह की ज़ाहिर है हर तरह की गली मोहल्ले सारी जगहें होती हैं, देख देख के लोगों को जाना पड़ता है। और मेरी गुजारिश रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे उन लोगों से है जो सहरी के लिए बाहर जा रहे हैं और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे हैं, क्योंकि अंधेरा होता है। तो आप लोगों ने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, देख देख कर, फूंक फूंक कर, कहते हैं ना, हम ये मुहावरे सुनते थे, फूंक फूंक के कदम रखना। आपने लिटरली कराची की सड़कों पे, कराची की गली मोहल्लों में चलना है तो आपने फूंक फूंक के कदम रखने और बच्चों को ख़ास तौर पे आपने इसकी ताकीद करनी है, क्योंकि बच्चे अक्सर खेल दौड़ में दौड़ते हुए खेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इब्राहिम का वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं है, ये दिसंबर के मंथ की बात है। हार्डली 2 महीने हुए। उस वाक़े के बाद हमें लगा था कि तमाम जो मेन हॉल्स हैं या जिस तरह के नाले हैं वो कवर किए जाएंगे,
लेकिन औरंगी टाउन कोई इतना दूर भी नहीं है और बड़ा रहमत चौक हाँ, मशहूर है। फुटफॉल वहाँ पर है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस तरीके से नाले अभी भी खुले आपने जब कराची की सड़क पर चलना है तो आपने सड़क पर एतबार नहीं करना, आपने खुद अपनी आंखें और अपने अपने दिमाग आपने खोल के सड़क पर चलना है। इस सड़क का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर कभी भी मैनहोल खुला मिल सकता है, नाला खुला मिल सकता है। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, कराची में एक और अब आपको इशू डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। कराची में गलत सिरिंजों से 84 मरीजों को एड्स का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ये बताते हैं कि वली का अस्पताल में गलत सिरिंजें लगने से 84 लोगों को एड्स हुआ है। गलत सिरिंजें एज इन मतलब जो यूज्ड सिरिंजें हैं, किसी की सिरिंज किसी को लगाई गई और उसको, और आप देखें 84 लोगों को, 84 लोगों को एड्स हो गया। एक बात मुझे बताएं, इसमें कहा जा रहा है कि मुतासरा लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए जाएंगे, उनके टेस्ट किए गए और अब उन्हें दवाएं दी जा रही हैं। मुझे एक बात बताइए, ये बड़ा बेसिक प्रैक्टिस होती है, मेडिकल प्रैक्टिस होती है, जब हम देखते हैं सिरिंज खास तौर पे डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। एक सिरिंज का जब इस्तेमाल होता है तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उसे किसी दूसरे को लगाने के फिर चांस ही नहीं होता। नई सिरिंज मंगवाई जाती है, उसको अनपैक किया जाता है, मरीज के सामने उसे लगाया जाता है। कैसे एक हॉस्पिटल में इस तरह की गफलत हो सकती है? और 84 लोग, चले एक वाकया हो, एक गलती एक होती है, 84 लोगों को गलत इंजेक्शन लग गए। और ये 84 लोग नहीं, 84 खानदान है। और आपको हमें पता है कि एड्स लाइलाज है, फिलवक्त इसका कोई इलाज नहीं है। 84 खानदान मुतासिर हुए हैं, 84 लोगों की जिंदगियां, मतलब उनका फ्यूचर तो दाव पर लग गया ना। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल क्या कहते हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। वली का हॉस्पिटल जहां पर सिरिंजेस की वजह से उस पूरी वैसिनिटी में जो है वो वहाँ पे ये चीज़ हुई। डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सारे वो हॉस्पिटल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। मैंने अपना डीजी हेल्थ उस इलाके में भेजा, वो जो लोग जो कि इससे इफेक्ट हो चुके थे उनको ट्रेस किया सारा। वो खुदा न खास्ता उनको अगर पता नहीं है और वो अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो ये 84 नहीं, फिर पता नहीं कितने 100 हो जाएंगे। उनको चेक किया गया, उनका टेस्ट किया गया और ये जब जाकर ये 84 की फिगर निकली, वरना उनको पता नहीं था बेचारों को। अब हम उनको डेफिनेटली दवाएं दे रहे हैं उनको। अब वो जो चीज़ें पहले हो रही थी वहाँ पर अब नहीं होनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला वाक़या वहाँ पर हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुस्तफ़ा कमाल ये भी ने कायमा कमेटी बराए सेहत को ये भी बताया है कि नेशनल एड्स प्रोग्राम के तहत फ़ी मरीज सालाना तकरीबन 300-500 अमरीकी डॉलर खर्च किए जाते हैं। इस वक्त HIV से मुतासरा 84 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। मुझे एक बात बताएं, ये 84 अफराद मुख्तलिफ मद में आए होंगे, किसी एक इशू की वजह से तो हॉस्पिटल नहीं आए होंगे, तो ये जो मुतासरा इंजेक्शन है ये 84 लोगों को कैसे लग गया, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे। अनवर, ज़रा हमें बताइएगा, ये बताया गया कि 84 लोगों को ये मुतासर हो गए हैं क्योंकि उन्हें गलत सिरिंज लग गई। इन लोगों को ढूंढा गया, फिर इनके टेस्ट किए गए, अब इनका इलाज किया जा रहा है। तो पहले तो ज़रा इसकी डिटेल बताएं कि बाक़ितन ये डिटेल है, मज़ीद भी इसमें कुछ किस किस्म की सिरिंज थी, किस किस्म के इंजेक्शन लगाए गए हैं? जी अनवर, ठीक है, अनवर के साथ हम ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इसको गलती नहीं कहना चाहिए। गलती होती है एक या दो लोगों को लगे वो इंजेक्शन या 3 लोगों को लगा, और 84 पीपल उनको एड्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस वजह से कि आपने एक यूज्ड सिरिंज आपने इस्तेमाल की है, मतलब किसी एक को होगा उसकी सिरिंज जब आपने बाकी लोगों पे इस्तेमाल की तो 84 लोगों को एड्स हो गया। और आप हमें पता है कि एड्स इज़ नॉट क्योरेबल एट द पॉइंट। ये मतलब मेरे दिमाग की बात कबूल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची में वाक़ एक हॉस्पिटल, ये कोई हम बहुत दूर दराज इलाके की बात भी नहीं कर रहे। अनवर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, अनवर खान, उनसे जानते हैं। अनवर, बताइएगा, 84 नंबर बताया जा रहा है लोगों का जो मुतासर हुए हैं, ये कौन से इंजेक्शन थे जो इन्हें लगे? जी देखिए, ये जो सूरत हाल दरपेश हुई थी ये बिल्कुल होती है, और इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन का इस्तेमाल अमूमी तौर पर एक आम नोयत की सूरत हाल बन जाती है सिंध के बिलखुसूस सरकारी अस्पतालों के अंदर। बुनियादी तौर पर 30 अक्टूबर 2025 को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि जब उस वक्त जब इंतजामिया से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 35 से 40 अफराद ऐसे हैं जो कि इस वली का अस्पताल और उसके अतराफ के इलाकों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं कि जिनके अंदर HIV पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। उसी वक्त जो है महकमा सेहत के हुकाम के साथ साथ एयर कंट्रोल प्रोग्राम ने इस तमाम सूरत हाल के हवाले से वहाँ के इलाकों के वकीलों को ही टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करने के बाद इस सूरत हाल से आगाही की। उनका कहना यह था कि ऐसे तमाम जो 35 अफराद थे उनको मुख्तलिफ जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल
और अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल किया था इलाज के लिए। वली का अस्पताल के बारे में बता दें कि अमूमी तौर पर वली का अस्पताल महकमा सेहत और सनत के तहत काम करने वाले जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं, सनत के तहत जो अफराद होते हैं, उनके अस्पताल बुनियादी तौर पर। और जब ये सूरत हाल सामने आई है, देखें ये सूरत हाल सिर्फ कराची की नहीं है। अगर आपको याद होगा कि रत्तू डेरों से सिलसिला शुरू हुआ था, रत्तू डेरों में ये वाक़या सामने आए थे, उसके बाद वली का अस्पताल के अंदर ये सूरत हाल सामने आई जिसको वफाकी हुकूमत ने एड्रेस किया। और अब सूरत हाल ये होती है कि इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती है। तो ये बताएं, गलती से एड्स के इंजेक्शन क्यों लग जाते हैं अनवर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। गलती से और दूसरी एक बात मुझे ये बताइएगा, ये कह रहे हैं मरीजों को ढूंढा, मुतासर अफराद को ढूंढा गया, उनके टेस्ट किए गए, वो खुद नहीं आए, वो लोग कोई अपनी अलामात लेके खुद नहीं, उन्हें ढूंढा गया। ये कैसे इन्हें आइडिया हुआ कि हमने गलत इंजेक्शन लगा दिए और 2025 में लगाए थे? जी देखिए, बिल्कुल उनको आइडिया उस वक्त हुआ जब इनको इस बात 2025 की बात है, जब उनको ये सब अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद HIV एड्स की टीम ने वली का अस्पताल के अतराफ़ का जो इलाका है उनके लोगों की स्क्रीनिंग की, और स्क्रीनिंग के नतीजे के अंदर ये बात सामने आई कि इससे मुतासर अफराद की तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज अगर एक मरतबा इस्तेमाल कर ली जाए और यकीनी तौर पर SOP का फॉलो नहीं किया जाता, वही इस्तेमाल शुदा सिरिंज मुतादिद मरतबा उसी अस्पताल के अंदर इस्तेमाल हुई, तो अमूमी तौर पर इस नौयत की संगीन नौयत की गलतियाँ सामने आती हैं। और वली का अस्पताल के अंदर ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई, और इसके नतीजे के अंदर जब ये इनका वो अफराद जो कि इब्तदाई तौर पर आए थे, उनका डेटा जमा हो गया था, उस डेटा की बुनियाद के ऊपर बाकी लोगों को फॉलो किया गया और अब उनका इलाज किया जा रहा है। अनवर, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखें 84 लोगों को एड्स होता है और उन लोगों को खुद ही पता नहीं होता। उसके बाद अस्पताल इंतजामिया उन लोगों को ढूंढती है, उनके टेस्ट करती है और वो एड्स पॉजिटिव निकलते हैं। हमें इस बात का पता है कि एड्स जो है वो ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी कट से, किसी ब्लेड से, इस्तेमाल शुदा सिरिंज से। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि वली का अस्पताल में गुज़िश्ता साल नवंबर में भी इब्तदाई जांच के दौरान कम से कम 18 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी उम्र 1 से 9 साल के दरमियान थी। ये वली का अस्पताल में क्या हो रहा है ऐसा, इतनी क्या गफलत है कि पहले 1 से 9 साल के बच्चे, अब 84 अफराद? जी देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम बात करेंगे तो मुकम्मल तौर पर गफलत और लापरवाही वली का अस्पताल की इंतज़ामिया के सामने आती है कि उन्होंने दूसरा तसल्सल के साथ होने वाले वाक़े के बाद सूरत हाल का इदराक नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी साथ साथ महकमा सेहत हुकूमत सिंध की भी बनती है, क्योंकि महकमा सेहत हुकूमत सिंध के मातहत बुनियादी तौर पर यह अस्पताल है, और महकमा सनत और महकमा सेहत के हुकाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि सूरत हाल का इदराक करते हैं, ताहम सूरत हाल का इदराक नहीं किया जाता और यकसर तौर पर SOP को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज भी सूरत हाल ये है कि अगर सिंध के मुतादिद सरकारी अस्पतालों के अंदर इस्तेमाल शुदा सिरिंज को, जो कि उसका तरीक़ाकार होता है इसको डिस्पोज ऑफ करने का, उस तरीक़ाकार के ऊपर अमल नहीं किया जाता। और अमूमी तौर पर सूरत हाल ये होती है कि एक ही सिरिंज आज भी शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर दोबारा इस्तेमाल की जाती है, और बड़ी तादाद के अंदर जब केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि वो एक मरीज़ के उसके लिए इस्तेमाल की गई है, अगर उसका ताल्लुक HIV एड्स से था, तो यकीनी तौर पर एक से इस्तेमाल होने वाली सिरिंज दीगर इस्तेमाल होने वाले मरीजों के इस्तेमाल के साथ साथ उसके मरीजों की तादाद के अंदर इजाफा ठीक है अनवर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, बल्कि क्रिमिनल एक्ट में कहूँगी, क्योंकि पहला वाकया वली का हॉस्पिटल से सामने नहीं आया। पता लगाना चाहिए महकमा सेहत को, वफाकी वजीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और सूबाई वजीर सेहत को भी इस पर इकदाम उठाना चाहिए। और पहली बात ये है कि देखें, आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल जाएं, ख़ासतौर पे आप अगर किसी दांतों के मसले को लेके किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखना, ख़ासतौर पर जो गली मोहल्लों में बैठे हुए डॉक्टर्स होते हैं ना दांतों के, वहाँ पर आपने ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उनके पास जो टूल्स हैं वो स्टेरलाइज्ड हैं कि नहीं हैं। हर ऐसी जगह पे नहीं पहुँच जाएं जहाँ पर आपको लग रहा है कम पैसे में काम हो रहा है, ज़रूर चेक किया करें। दूसरे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिरिंज जो है वो अनपैक हो। बिल्कुल, जो मर्द हज़रात हजाम के पास जाते हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आप नया ब्लेड हो आपके सामने खुले, बल्कि आप सब छोड़ें, आप उससे कहें डिस्पोजेबल वो जो होता है आप वो इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल उस तरह इस्तेमाल कर लें। सेकेंडली, क्लीन इक्विपमेंट हो, प्लीज़ ये चीज़ें खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने खुद यकीनी बनानी है। और बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि 84 लोगों में वली का अस्पताल की गफलत के बायस एड्स की तशख़ीस हुई है। जनाब अनवर खान हमारे नुमाइंदे सूरत हाल बता रहे थे। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे पर इस वक्त क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि आए दिन हम बात सुन रहे होते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो कहते हैं कि बानी PTI रियासत से लड़ाई और टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। वो सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात
करने के हामी भी हैं और फिर वो कह रहे हैं वो लड़ भी उनसे रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात उन्होंने की है, सवाल ये है में, और कह रहे थे जनाब कि बानी पीटीआई को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना है, पीटीआई वाले आना चाहें तो ज़रूर आएँ। इमरान खान साहब को दोबारा उनकी एक इंजेक्शन लगना है, आना चाहते हैं ज़रूर आए। दोबारा 2 दफ़ा उन्हें शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। हमने ये इलाज की उनकी दीगर सहूलियात जो उन्हें फराम करनी है, इसकी कतई जिम्मेदारी रियासत पे और गवर्नमेंट पे है। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बेहतरीन इलाज की सहूलियात उन्हें मुहैया की जाए। अच्छा जी, कल हम आपको इस हवाले से बता भी रहे थे कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने जो केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी के लिए बानी पीटीआई रिहाई फोर्स तजवीज़ की थी, वो सीनियर क़यादत ने मुस्तरद कर दी है। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद करने का बाज़ाब्ता ऐलान पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। ताहम पीटीआई रहनुमा शफी जान ये कहते हैं कि रिहाई फोर्स का ऐलान वज़ीर आला केपी ने किया है और ये बनेगी क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट का इख्तियार बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी को दिया है और बानी की रिहाई के लिए यही रास्ता बचा। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि बानी की रिहाई के लिए अब बस रिहाई फोर्स ही आखिरी रास्ता और बचा। ये भी साथ में वो कह रहे हैं जी उन्हें तौसीक की ज़रूरत नहीं है इस फोर्स को बनाने के लिए किसी से। अच्छा जनाब, एक और बड़ा अहम इशू है, वो है हामिद रज़ा साहब के हवाले से। हामिद रज़ा के एक्स अकाउंट से उनके अहले खाना ने पीटीआई के रवैये पर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हामिद रज़ा से जेल में किसने मुलाकात की, ये सवाल भी पूछ रहे हैं, यानी कोई उनसे मिलने नहीं आया। क्या इत्तेहादियों में से कोई रहनुमा उनसे मुलाकात करेगा? साहबजादा हामिद रज़ा को जेल में 111 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उनसे जेल में मुलाकात की तो तस्वीर है तो शेयर तो ज़रूर करें, ये उन्होंने सवाल उठाए क्योंकि अब तक पीटीआई की तरफ से कोई उनसे मिलने नहीं गया। ये हमें नज़र आ रहा है जो अहले खाना है उनकी पोस्ट से। अच्छा, फिर इस पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस पोस्ट पर पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहते ये हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, कल्ट है और सियासी सोच और रफाकत का कोई तसव्वुर ही नहीं है इनके पास। तहरीक इंसाफ में इस वक्त आधे दर्जन ग्रुप हैं। बानी पीटीआई के सिवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी की हमशीरा और पार्टी लीडरशिप में वफादात की जंग हो तो सब कुर्बान। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपनी वजारत बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करके वफादारी का यकीन दिला रहे हैं जनाब, और वकला ग्रोह कैमरे के सामने अपनी मार्केट वैल्यू बना रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि बानी जेल में ही रहें ताकि इनकी दुकानें खुली रहें। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और इस पर हम देख भी रहे हैं कि बयानात आ रहे हैं और ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं हामिद रज़ा साहब के हवाले से ख़ुद पीटीआई में भी हम बड़ी आवाज़ें सुन रहे हैं और इस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि कोई इनसे मिलने तक नहीं गया और किसी ने खैर खबर नहीं ली। अब घर वाले पूछ रहे हैं अगर आप लोग गए भी हैं, कोई पीटीआई से मिलने उनसे गया भी है और तस्वीर है आपके पास तो शेयर कर लें। तो ये सूरत हाल है। अंदरूनी इख्तलाफात पीटीआई के अब मुझे लगता है बहुत एम्पलीफाइड हो चुके हैं। एक तरफ रिहाई फोर्स, दूसरी तरफ सीनियर क़यादत रिहाई फोर्स को मुस्तरद कर रही है, फिर हामिद रज़ा साहब वाला सारा सिनेरियो। विल कीप फॉलोइंग इट एंड विल लेट यू नो कि अब जो भी अपडेट्स होंगे इस हवाले से हम जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे हाजिर होंगे। विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, और अपडेट्स का सिलसिला प्रोग्राम में जारी है। यहाँ पर एक अपडेट शामिल कर लेते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत से वाशिंगटन में मुलाकात में तजारत सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। शुएब निज़ामी हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। शुएब बताइएगा जी। इस मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। इसके साथ साथ जो है अमेरिका ने ऑफ़र की है कि वो 31 मार्च को पाकिस्तान के लिए एक इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद करेगा जिसमें अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मौक़े फराहम किए जाएंगे और जो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इसकी जो है वो इंतज़ामात का जायज़ा लेगा। इसके साथ साथ जो है तमाम पाकिस्तानी कंपनीज़ को इसमें नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा और इस सिलसिले में जो है वो सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में जो तजारत को बढ़ाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ मौक़े जो इसमें तलाश किए जाएंगे जिसमें कई शोबे शामिल हैं, जिसमें मादनियात, ज़राअत और IT भी शामिल होगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी अपडेट करने के लिए। चले जी, तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। सुपर 8 मरहले का आज से आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद अपना मैच खेलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड और ये मैच 6:30 बजे शुरू होगा।
प्रमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। यहाँ पर जी अब तक जितने मैच हुए 5 में से 4 उन टीमों ने जीते जिन्होंने पहले बैटिंग की। अब जो हमारे कोच है वो कहते हैं मैं हूँ तो न्यूजीलैंडर लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान के साथ है। साथ ही अब बारिश की वजह से हमारी टीम जो है वो प्रैक्टिस सेशन नहीं कर सकी, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये जो आज की प्रेडिक्शन क्या है मौसम के हवाले से। टीम में 2 अहम तब्दीलियों का इम्कान है। ख्वाजा नाफे फ़हीम अशरफ की जगह फ़खर ज़मान और अबरार को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल जी, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर बढ़तरी हासिल रही है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान कोलंबो में खेले गए 5 में से 4 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते, जैसा कि सदफ ने अभी बताया। आज के मैच के लिए भी टॉस अहम होगा और इसी हवाले से फिर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके दिल अजीज़ बासित भाई अनकामी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? शाम रमज़ान के लिए वक्त निकाला। कितने पुरजोश हैं आज के मैच के लिए आप लोग? हम हमेशा पुरजोश होते हैं। ये जरा और ज्यादा खुशी होनी थी, आप पूरा तारुफ करवाते बासित अली साहब, आप कामरान अकबर। बासित अली खान ये कहना चाह रहा है। हाँ, ये तो भाई ये आप लोग अब आप खुद ही कह रहे हैं बासित भाई। नहीं ये इसका मैं जानता हूँ ना, ये सोते हुए भी ये कहता है बासित अली खान, बासित अली खान, बासित अली तो खान। आप क्यों आप वैसे बासित अली खान है कौन? ये सदफ ने नाम दिया मुझे। अच्छा, ये वो वाली बात चल रही है। 10 बार क्रिकेट पे आ जाते एक्सप्लेनेशन दे दी कि मैं रोजे में थी, मेरे मुंह से खान ऐड हो गया। बासित भाई बुरा मान गया। चलें जी, अब मैं आपको बासित भाई बाय गॉड में बुरा नहीं माना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय गॉड जब भी हम आज भी डिस्कस करें बोले मैच पे बासित आ अली जाते हैं। मैच पे आ जाते हैं। जरा बताइएगा आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने बहुत मैच खेले, वेस्ट इंडीज की टीम भी कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ हमें पता है जी, आइडिया है हम अपना, सॉरी न्यूजीलैंड हमें आइडिया है कि हम कैसे प्लानिंग करें, क्या करें। स्पिनर्स उनके खतरनाक हो सकते हैं। मुझे तो उनकी बातों से लगा उनकी तैयारी ठीक ठाक है। हम कितने तैयार हैं? आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम बातों की क्रिकेट खेल रहे हैं ज़्यादा, स्पेशली हमारे हेड कोच साहब जो वो कल उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आते हैं जो होने नहीं चाहिए थे, उन्हें जवाबात वो उस तरह देने नहीं चाहिए थे। और जो बात है न्यूजीलैंड की, वो सिर्फ मैच को मैच की तरह खेलते हैं, हारें जीतें फिर वो इतना बॉदर नहीं करते। हमारे मुल्क में एशिया में हार जो होती है वो बहुत बुरी होती है, जीत जाए तो क्या बात है, लेकिन दुआ यही है बीइंग अ पाकिस्तानी कि अल्लाह ताला हमारी टीम को जिताए और वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड उनसे बहुत अच्छा है। कामिल भाई, टीम में चेंजेस ख्वाजा नाफे और फ़हीम अशरफ की जगह फ़खर ज़मान और इब्रार को अगर खिलाए जाने का इम्कान होता है तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्लेइंग 11 में इब्रार तो डेफिनेटली आना चाहिए और स्पिनर्स की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन से खेलती हुई आ रही है, तो हम उनको डोमिनेट अपने स्पिनर्स के थ्रू कर सकते हैं, टू मैनी ऑलराउंडर्स के थ्रू नहीं कर सकते। एक आधा ऑलराउंडर चल सकता है, तो इब्रार और उस्मान तारिक तो डेफिनेटली प्लेइंग साइड का हिस्सा होना चाहिए। साथ 2 फास्ट बॉलर्स भी होने चाहिए अच्छे, एक फास्ट बॉलर के साथ नहीं आपको खेलना पड़ेगा। बैटिंग लाइनअप आपके पास लंबी बैटिंग लाइनअप है, 9 तक है। आप बॉलिंग अपनी पूरी खिलाएं, जो मिडल में आके फास्ट बॉलर भी बॉलिंग कर सके, आउट कर सके, रिवर्स स्विंग हो सके, नया बॉल भी स्विंग और बाउंस मिल रहा है प्रेमदासा में, तो ये बड़ा ज़रूरी है। आप इंडिया के खिलाफ आगे आपने गलती की है, एक फास्ट बॉलर के साथ गए, उसको भी पूरे 4 ओवर नहीं कराए, वो इतना अंडर प्रेशर आया हुआ था। फिर जो स्टैट्स अभी सदफ ने बताए हैं, आप लोगों ने बताए हैं, पहले 5 मैच लास्ट जो है पहले बैटिंग करते हुए वो जीती है। हमारा मुकाबला स्टैट्स के साथ नहीं होना चाहिए कि हमने स्टैट्स को गलत करना, टॉस जीत के हम फील्डिंग कर लें। हमें वो स्टैट्स देखने चाहिए कि वहाँ पे रियलिटी क्या, हमारी टीम क्या कर सकती है। पहले बैटिंग करते हुए नमीबिया के खिलाफ हमने बैटिंग की है, 200 रन बना लिए, तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हम पहले बैटिंग करेंगे, उस सूरत हमें फिर 160 170 प्लस रन्स करने पड़ेंगे। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास एक स्पिनर है मिचेल सेंटनर, उसको कैसे टैकल करना, उस पर टू मैनी शॉट्स नहीं खेलने, रिस्क नहीं लेना, उसको रन बॉल के साथ खेलना, बाकी बॉलर्स को टारगेट करना पड़ेगा, ये प्लान्स होने चाहिए। यानी कि अच्छा स्कोर हमें बनाना होगा अगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। आपने जिक्र किया माइक हसन का, उन्होंने कल एक बयान दिया जिसको काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, वो बाबर के हवाले से था। कहते हैं जी बाबर का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 100 से कम है, बाबर के पास मखसूस महारत है, एशिया कप के बाद हम बाबर को मखसूस रोल के लिए वापस लाए हैं। वो रोल कब पता चलेगा? यही मेरा आपसे सवाल है, वो रोल क्या रोल है बेसिकली? रोल पता कब चलेगा हमारी आवाम को? वो रोल का तो बता देते हैं, पावर प्ले में अच्छा नहीं खेलते, 12 ओवर के बाद हम भेज नहीं सकते, तो 6 ओवर और 6 ओवर 12 ओवर 6 ओवर के रोल के लिए लाए। पावर प्ले के बाद के जो 6 ओवर है ना, उसके लिए बाबर आजम को सिलेक्ट करा है। मेरा तो ये ख्याल है जो उन्होंने बातें करी है
लेकिन बीइंग अ हेड कोच उन्हें इस तरह की बातें नहीं मैच करनी से चाहिए। पहले बाबर को ये बताना कि उनका स्ट्राइक रेट है क्या, आई एम श्योर उन्हें पता है, क्रिटिसिज्म जो भी होता रहा है, बट मैच से पहले आपका कोच कह रहा हो, हाउ डज इट साउंड? सर मैम आप ये देखें कि वाहिद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हाँ न्यूजीलैंड के मतलब कम बात हुई है, अपनी जो गलतियाँ हैं, जो अपनी वीकनेस है वो दुनिया को बता दी। वजाहतें मुझे लगा हाँ मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे आप प्लानिंग बताएं कि हमारी प्लानिंग क्या आज होनी चाहिए और क्या हमारी प्लेइंग साइड होनी चाहिए। वट एवर बाबर का 50 का स्ट्राइक रेट है, 100 का स्ट्राइक रेट 12 ओवर के बाद है, 4 पे क्या स्ट्राइक रेट है, ये बात के इशू थे। या ये जब टीम अनाउंस की थी उस वक्त क्यों नहीं ये चीज़ें सोची। इस वक्त अपने प्लेयर्स को आप मोटिवेट करें कि वो मैच के लिए मेंटली तैयार हो। ये बात करके मेरे ख्याल से सिर्फ बाबर को नहीं पूरी टीम को कंफ्यूज कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे कोच की निशानी नहीं है। थोड़ी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए थी, टीम को लिफ्ट करना चाहिए था। ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हमारे प्लेयर्स का ये है। उस प्लेयर के मतलब जो एक तो T20 में सबसे ज़्यादा रन ठीक है, रिसेंटली फॉर्म उसकी अच्छी नहीं है, फिर आप मैच इतना बड़ा खेलने जा रहे हैं, तो ये बातें मेरा नहीं ख्याल कि मेरा जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसी बातें प्रेस में नहीं होनी चाहिए थी, नहीं डिस्कस होनी चाहिए थी। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब कोच अपनी बात की वजाहतें देने लग जाए ना तो इससे साफ पता चल जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है। तो टीम का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा सलमान मुझ पे गुस्सा नहीं कर रहे थे, वो ये बात बोलने की जरूरत थी। अगर सवाल भी हो जाए तो बोले पास, सिंपल वर्ड है पास। आप क्यों जवाब दे रहे हैं, आप क्यों मतलब नजरों में आना चाह रहे हैं दुनिया। नहीं वो वीडियो देख के लग रहा था कि सलमान अली आगा और माइक ऐसे लड़ रहे हैं आपस वो में। हमने उस दिन भी बात कर दी। देखो मीडिया का क्रिकेट काम की है बॉडी सवाल। लैंग्वेज हम तो जानते दोनों भाई। अच्छा वो देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप प्रेस का काम है सवाल करना, आप उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते थे, जवाब दे सकते थे। ये बताना ये चीज़ें मेरे ख्याल से कोई कोच ऐसे हैं, मैंने इससे पहले नहीं अपने प्लेयर के मतलब आप कह सकते थे कि हाँ हमारा प्लान था कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, वो हमारा बेस्ट प्लेयर है। प्लेयर्स को ऐसे उठाया था। अब देखें 92 के वर्ल्ड कप में इंजी भाई को क्या कहा था, एक बाउंड्री सिर्फ लगाई थी पूरे टूर्नामेंट में, उस बाउंड्री की तारीफ करते रहे हमारे कप्तान। आप देख लें इमरान भाई, वो उसके बाद आप देख लें कि वो प्लेयर फिर सेमीफाइनल भी जितवा दिया, फाइनल भी जितवा दिया। कप्तान कोच ऐसे लिफ्ट करते हैं। इंती भाई कोच थे, हमसे फॉर्म नहीं हो रही थी इंतखाब भाई, लेकिन उन्होंने प्लेयरों से काम लिया। शाहिद अफरीदी ने काम लिया, यूनुस खान ने काम लिया, इंजमामुल हक ने काम लिया। वो प्लेयरों को गिराते नहीं थे मीडिया पे, वो डिस्क्राइब ऐसा करते थे कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बड़ा हाई होता था। तो इस टाइम वो ज़रूरत थी बाबर को और बाकी प्लेयरों को। बॉलिंग अटैक पर आ जाते हैं। अब ज़ाहिर है ज़रूरी तो नहीं हम ही टॉस जीत जाएं, दुआ तो हमारी है, लेकिन अगर टॉस जीतते हैं वो ऑप्ट करते हैं बैटिंग के लिए, तो हमने क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाना है? पावर प्ले में और डेथ ओवर में मैटर करता है। सदफ टॉस आपके हाथ में नहीं होता। सही ना, मतलब ये बोलेंगे मैं ही टॉस जीतूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको दोनों प्लान बनाने होते हैं। बैटिंग करनी है तो वो प्लान भी होता है, जब बॉलिंग करनी है तो सामने जो बैटर्स है ना उनके खिलाफ आपकी पॉलिसी होती है। ये प्लान होता है कि मैंने इस बॉलर को ये प्लान दिया, इस मतलब सदफ को यहाँ पे बॉलिंग करनी है, इस तरफ नहीं करनी, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उसको सब बताया जाता है, लेकिन ये डिलीवर कराता है कप्तान। सही बासित भाई, हमें शाहिद भाई ने भी ज्वाइन किया है कोलंबो से, जरा उनसे जान लेते हैं। शाहिद भाई मौसम बता दे जरा, वहां पर आज कोई तूफानी बारिश का इम्कान तो नहीं है? मौसम बड़ा खौफनाक है, काफ़ी गहरे काले बादल हैं, लेकिन श्रीलंका के लिए मशहूर है कि यहाँ के जो ग्राउंड्समैन होते हैं उनको पता होता है कि बारिश कब आएगी। वो सारे कवर्स लिए हुए तैयार हैं। इस ग्राउंड में 100 से बढ़ाकर 125 इस वर्ल्ड कप के लिए ग्राउंड्समैन कर दिए गए हैं। सब बड़े बड़े प्लास्टिक के कवर्स लेकर तेज़ी से ग्राउंड की तरफ भागते हैं और उनको पता होता है कि बारिश कब आएगी। लेकिन अभी उनके एक के मुताबिक जिसने मुझसे बात की तो उसने कहा बारिश नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। बासित भाई बहुत खुश हुए सुन के कि बारिश नहीं आ रहा है। और दुनिया में ना अगर देखा जाए ना फैसिलिटी वाइज श्रीलंका बेस्ट है इस मामले में। उन्होंने कवर पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं, उनका बस चले वो स्टैंड भी कवर कर लेंगे। इतने कवर्स हैं, इतने उनके पास कवर जी ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है तो हम तैयारी तो कर लें, क्योंकि वो जैसे ही कवर उठाते बारिश हैं, होती है वहाँ ज्यादा पानी तो आता है। जैसे ही कवर उठाते हैं 10-15 मिनट बाद मैच शुरू हो जाता है। शाहिद साहब से एक सवाल, तब्दीलियों के बारे में खबरें हैं जी के ख्वाजा नाफे फहीम की जगह अबरार और किसको शामिल किया जा सकता है? फखर की जगह शादाब की जगह फखर को।
नहीं शदाब देखिए पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है। अब फखर को किसकी जगह कोच और कप्तान ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, पिच देखेंगे। ऑल्दो के पिच के करीब का एरिया काफ़ी उन्होंने कवर किया हुआ है। पिच अलबत्ता कवर नहीं हुई भी अभी। पिच देखेंगे, चूंकि ओवरकास्ट कंडीशन है तो वो अपना कोई फैसला तब्दील कर सकते हैं, इसलिए कि ओवरकास्ट कंडीशन में फिर एक फास्ट बॉलर खिलाना ज़रूरी है। तो शायद फिर अबरार ना खेले और नसीम शाह खेले, लेकिन बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान उसी 11 के साथ खेले जो नामीबिया के खिलाफ खेली थी। तब्दीली करना चाहिए, इसलिए कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो ठीक है आप फास्ट बॉलर खिला लें, लेकिन अगर आप देखते हैं कि पिच में बिल्कुल भी घास नहीं है, वही पिच है जिस पे जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी, तो उस पर फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों ने मिलकर बॉलिंग की थी। 7 विकेटें स्पिनर्स की थी और 6 विकेटें फास्ट बॉलर्स की थी। तो ये तो हमें तीनों ही ऑप्शंस बता दिए, शाहिद साहब ने डरा दिया है लेकिन हमें। देखा जाए ना, शाहिद भाई ने जो भी बात की है शायद ये भी हो बासित भाई की अपनी है। बासित भाई तो श्योर है कि फ़खर खेल रहा है, और लेकिन हम लोग जो भी कहें ना, इब्रार का कह रहे हैं कि इब्रार, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट के माइंड में नहीं आज के मैच में इब्रार नहीं है, इब्रार नहीं है, फ़खर है मुझे लग रहा है। क्यों बासित आपको भाई ऐसा लग रहा है? इसलिए कि ख्वाजा नाफी को मौका दिया, वो डिलीवर नहीं कर सका। उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है तो मिडल में लेफ्टी बैट्समैन होना बड़ा ज़रूरी, शायद इस वजह से। लेकिन इब्रार हमारी नज़र में होना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट कप्तान की नज़र में मुझे नहीं लग रहा कि वो प्लेइंग साइड का हिस्सा है। शायद नसीम शाह, जैसे अभी कामी बात करें, नसीम शाह को शायद फ़हीम अशरफ की जगह खिला दें। हालांकि यहाँ पे फ़हीम अशरफ को भी खिलाना चाहिए, लेफ्ट हैंडर यहाँ पे रखने चाहिए। ये तो शायद भाई अभी बताएंगे जब थोड़ी देर बाद इनको कोई और न्यूज़ ये आ जो जाए। पिच है ना सदफ, ये वही है पिच है जिसपे चेज हुआ है, टारगेट जो है ना चेज हुआ है। 176 चेज हुआ है। 178 पे 182 बने जिम्बाब्वे जो जीता ना। तो ये भी मेरे ख्याल है कोच के साथ लेकिन हमारे चीजें भी बड़ी तो ज़हन में चेस रखी करना मुश्किल हो जाता है ना। इंडिया के मैच में क्या हुआ, बड़े लेकिन आज कॉन्फिडेंटली हमने बोलना पड़ेगा, डिसीजन आज लिया। बोलना आपको हर पड़ेगा। चीज़ भूलनी पड़ती है, एवरी डे इज नॉट संडे। 4 दिन पुरानी बात कैसे भूल जाएं? तो फिर तो इस तरह ये भी याद रखें 8-1 हो गया, हम इंडिया से एक ही मैच जीते हैं। अच्छा, शाहिद भाई आपके भूलनी पास पड़ती है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर बारिश हो जाती है खुदा ना खास्ता और ओवर्स कम होते हैं तो फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, और पिच रिपोर्ट भी क्या बता रही है ये भी बता दें ज़रा। देखिए हिकमत अमली तो माइक हैसन और सलमान आगा ही बताएंगे, और अगर शॉर्ट एंड मैच होगा तो जाहिर है फिर देखना पड़ता है कि सेकंड बैटिंग में आपके पास एक चांस ये होता है कि आपके पास डकवर्थ लुईस की कैलकुलेशन होती है, वो बोर्ड पे आ रही होती है, आपको उसी हिसाब से खेलना होता है। 5 ओवर के बाद से आप काउंट करना शुरू कर देते हैं कि अब डकवर्थ लुईस पे हम कहाँ खड़े हैं, अब डकवर्थ लुईस पे हम कहाँ खड़े हैं। तो एक तरह से सेकंड बैटिंग करने के लिए वाले के लिए आसान हो जाता है। ये ग्राउंड वैसे भी पहले बैटिंग करने वालों के लिए ज़्यादा है, ऑल्दो कि अभी 5 मैच जो यहाँ हुए हैं वो फर्स्ट बैटिंग करने वालों ने 4 मैच जीते हैं। सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम ऐसी है जिसने चेस किया है। तो ये हिकमत अमली फिर ग्राउंड में बनाएंगे, और ग्राउंड में बनाए हिकमत अमली तो फिर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब होने चाहिए। ये ना हो कि अभिषेक शर्मा को आउट करके पहले ओवर में फिर दूसरा ओवर तो कराएं लेकिन अगले 2 ओवर ना कराएं। सलमान बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फ़खर की हम सब बात करें, उनका नंबर क्या होगा? मुझे लगता है कि 5 नंबर होगा। 5 नंबर वही बनता है क्योंकि साहिबजादा और साइम अयूब ओपन करते हुए आ रहे हैं, सलमान अली आगा 3 पे है और बाबर 4 पे है, फ़खर 5 पे है। ये सब पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और छठे पे जो है वो भी ओपनर है, माशाल्लाह। मतलब उस्मान। फिर तो बस फिर हम ज़रा दुआओं पे ज़्यादा फोकस रखें। देखिए दुआएं तो हैं, दुआएं तो होती हैं, लेकिन दुआएं प्लान उनके भी- लिए भी होती हैं। न्यूजीलैंडर जो होते हैं ना, अल्लाह ताला तो सबका रब है ना, उनकी भी दुआएं सुनता है। लेकिन वैसे- ये मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा गेम प्लान बनाना डेथ पड़ेगा। ओवर किससे दुआएं तो करानी हैं, चाहिए लेकिन मुझे ये बता साथ दें, क्योंकि क्रिकेट उसमें अच्छी बड़ी मार खेलनी पड़ती है साइन हमें। से। साइन से वो वाला नहीं, ये हाँ। वाला। मेरे से डेथ ओवर्स इस टाइम को आप बार बार मैंने भेजना वो चाह रहे वाली हैं। ट्रेनिंग नहीं की ना, असल में वो वाली वो जो Yorkers वाली। ट्रेनिंग होती है। हाँ अब देख डिपेंड करता है। ये इस मुझे ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद कौन से खिलाड़ी पूछ रहे थे आप परफॉर्म करें? बाबर इस ट्रेनिंग के मतलब ये ट्रेनिंग काम आएगी आज बासित भाई वैसे? माइट भी हो सकता है। ये आपको ना फंसाने की वैसे चक्कर- भी नहीं बाबर पता। का भी रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है, हमारा तो फ़खर पूरी का भी टीम का अच्छा है रिकॉर्ड वैसे। है। फ़खर का भी अच्छा है। अगर हूँ ना, अगर हम देखें परफॉर्मेंस वाइज टीम बनाएं तो फ़खर को ओपन ही करनी चाहिए। साइम अयूब प्लेइंग साइड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट कोच का प्लान है, उन्होंने क्लैरिटी दी हुई है कि साइम क्यों खेल रहा है, एज ऑलराउंडर खेल रहा है, वो चेंज नहीं टॉप 3 में से करेंगे।
टॉप 3 से तो नहीं, बिल्कुल सही बात। चेंज नहीं करेंगे। आप दोनों बार बार कह रहे हैं हमारा टीम के साथ रिकॉर्ड भी अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो ज़रा मुझे बता दें कितने % चांस दे रहे हैं आप न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को, और आप दोनों? 60-40 60 कौन? पाकिस्तान। 60 पाकिस्तान। मैं 55% फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, क्योंकि वो न्यूजीलैंड टीम एक कंप्लीट है, बॉलिंग और बैटिंग। पाकिस्तान टीम को सिर्फ एज ये है कि पहले से श्रीलंका में है, कंडीशन से यूज्ड टू है। न्यूजीलैंड एक अच्छी कंडीशन है, उनके लिए चैलेंजिंग कंडीशन है, इस सेंस में मैं कह रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो very मच much, बासित अली, थैंक यू सो मच कामरान अकमल, आप दोनों का। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी बासित अली खान की आपसे। चले देखते हैं आप खान साहब बनकर आते हैं या बासित अली बनकर आते हैं। थैंक यू हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। तो वेलकम बैक। और हर दिन कोई ना कोई अहम दिन मनाया जा रहा होता है। आज आलमी यौम मादरी ज़बान है, यानी कि जो मदर लैंग्वेज है उसके बोले जाने का आज दिन है। माहिरीन लिसानियात यानी कि लिंग्विस्टिक्स के अफराद ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लहजों के फ़र्क से तकरीबन 74 लैंग्वेजेस हैं, 74 ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, सराइकी ज़बानें ज़्यादा मशहूर हैं। इनके अलावा हिंदको है, बराहवी है, गुजराती और बाज़ दूसरी इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। बिल्कुल जी, दुनिया में कुल 6809 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। तो बड़ा ज़रूरी है अपनी मादरी ज़बान को, अपनी मदर लैंग्वेज को प्रिजर्व करना। इसी हवाले से हम बात कर लें। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर लसानी प्रोफेसर डॉक्टर अरशद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया अरशद अली खान साहब, आपने बाखबर अपने शाम रमज़ान के लिए वक्त डाला। पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं और क्या पाकिस्तान की जो बाज़ इलाकाई ज़बानें हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं, उनको कंजर्व करना ज़रूरी है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज इंटरनेशनल मदर डे के हवाले से आप लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ये बहुत खुशाइन है। सो फार जो पाकिस्तान की लैंग्वेजेस है तो अकॉर्डिंग टू इथनोलॉग 2024 ये राउंड अबाउट 80 लैंग्वेजेस हैं, और कुछ जो हवाले हैं उसके लिहाज से तकरीबन दैट इज़ 74 या 73 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा जब हम इसकी बात करते हैं एक्सटेंशन की या मधुमियत की, या कुछ लैंग्वेज एंडेंजर्ड होते हैं और वेनिश, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो वेनिश्ड हो जाए, तो इस किस्म के कुछ लैंग्वेजेस हैं। और जिसके नाम जैसे शीना लैंग्वेज हैं, शीना के अलावा हमारे साथ है ये कुंदल शाही है, चतराल में एक लैंग्वेज है जिसको आप लोग जानते भी हो, कैलाश की जो लैंग्वेज है। तो इस किस्म के कुछ लैंग्वेजेस हैं कि जिसकी मधुमियत का ख़तरा है। और मेन रीज़न ये है कि जब लैंग्वेज कंटेक्ट में होती है तो जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है वो जो माइनॉरिटी में लैंग्वेजेस होती है उसके लिए वो ख़तरा साबित होती है। सो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि मिसाल के तौर पर कि जो इकनॉमिक मोबिलिटी है, या इसके अलावा आपको वाइट कलर जॉब के लिए आपको एक लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है। इसके अलावा स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लैंग्वेज की वजह से आपको स्टेटस मिलता है, जैसे इंग्लिश उसकी एक यूनिवर्सल एग्जांपल है। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस को तो बिल्कुल ख़तरात होते हैं, ख़ासकर माइनॉरिटी में। हमारे ख़ासकर जो गिलगित बल्तिस्तान साइड के लैंग्वेजेस हैं, स्वात साइड के, वज़ीरिस्तान के, कोहिस्तान के स्पेशली, वहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर रिसर्चर अपनी मदद आप भी उसकी वहाँ पर फोकस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी इथनोग्राफी पर काम करते हैं। रिसर्च होना, लैंग्वेजेस में बुक्स का छपना, लैंग्वेजेस में जो नई नई इनोवेशंस होनी है उनमें उसके हवाले से किताबें आना, वो किसी भी लैंग्वेज को जिंदा रखने में एक अहम फैक्टर भी होती है। डिजिटल दौर है आज का, इसमें कैसे इलाकाई ज़बानों को महफूज किया जा सकता है जब इंग्लिश इज सो डोमिनेंट? देखो डिजिटल दौर की वजह से तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी पैदा हुई है वो, लेकिन वही बात है कि रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली आप उसकी जो उसमें वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर उसकी डिजिटल आर्काइव्स बना दिए जाते हैं। और आजकल खासकर एआई का दौर है, और इसके बगैर अगर आपकी लैंग्वेज एआई में नहीं है या उसको फीड नहीं किया गया है या वहाँ पर उसके पैटर्न्स नहीं बने हैं तो डेफिनेटली आप अपने लैंग्वेज के मुतालिक कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। सही। तो अभी कुछ लैंग्विस्ट उस पर काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारा यहाँ पर एक साथी है
जी, जी। वो बाहर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में है जी। और वो हमारे इंडिजिनस लैंग्वेज पर वैसे कोशिश कर रहा है कि उसको वो डॉक्यूमेंट कर ले, डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट किया जाए और डिजिटलाइज किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शाम रमज़ान वक्त निकाला। बड़ा ज़रूरी है अपनी मादरी ज़बान को डॉक्यूमेंट करना और उसको सीखना और अपने आगे ऑफस्प्रिंग्स को सिखाना। तो शाम रमज़ान में हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। जनाब, कुछ ही दिनों पहले लाहौर में, पंजाब में फ़ज़ाओं में नज़र आया एक पुरतायुश गल्फ स्ट्रीम तैयारा। लग्जरी वाज ड्रिपिंग। क्या खूबसूरत तैयारा था और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सरमायाकारों के पास ये तैयारा होता है। बड़े बड़े टेक जाइंट्स जनाब, ये तैयारा हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा हुआ था। ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो हाई एंड लग्जरी जेट है, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये बताया जा रहा है जी, एक तो ये गल्फ स्ट्रीम G500 इसका नाम है, दूसरा ये कॉल साइन इसका डिफरेंट होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है जिसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 10 से 11 अरब रुपए बनती है। आपको याद होगा कि PIA की जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुई, फिर उसे बेचा गया और हुकूमत के पास जो बच कच के आएगा वो 11 अरब रुपए आएंगे, जबकि PIA के रूट्स उसके तमाम तर जहाज़ के साथ उसे बेचा गया। लेकिन ये लग्जरी जेट जो है ये इस वक्त फ़ज़ाओं में है और इस हवाले से पूछा गया और खबरें आना शुरू हुई कि ये मरियम नवाज साहिबा के ज़ेरे इस्तेमाल ये रिपोर्ट हुआ। फिर जब अज़मा बुखारी जो कि वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो हम आपको सुनाते हैं। जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज़ ख़रीद रहे हैं और कुछ हम लीज़ पे लेंगे और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज़ तो हमें या ख़रीदने पड़ेंगे या लीज़ पे लेने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट अज़मा बुखारी साहिबा ये समझाना चाह रही हैं कि जो खूबसूरत हसीन तैयारा है 10 अरब का, ये एयर पंजाब एक नई एयरलाइन बनने जा रही है। बाय द वे 19 सीटर्स है। बाय द वे ये 19 सीटर है, 19 सीटर ये तैयारा है टोटली, जिसमें से 2 तो पायलट और को पायलट रह गई 17 सीटें रह जाती। अच्छा जी, हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। फवाद साहब बताइएगा, ज़रूरत होती है और हमें पता है पहले से भी पंजाब हुकूमत के पास एक जहाज़ था, बट ये जो इतना महंगा जहाज़ है इसके ख़रीदने की कोई वजह को समझ आती है, और ख़ासतौर पे वो वजह जो हमें अज़मा बुखारी साहिबा बता रही हैं? देखिए, वजह तो इसको खरीदने की सिर्फ एक है और वो बादशाहाना माइंडसेट है जो कि शरीफ फैमिली में भी है और मरियम नवाज साहिबा उसका इजहार करती ही रहती हैं। वो एक टैक्स के पैसों के ऊपर जो लग्जोरियस लाइफस्टाइल है वो को पहली दफ़ा तो इन्होंने जो है वो नहीं किया। इस तरह के अखराजात वो हुकूमतें करती हैं जिनको अवाम की परवाह ना हो, जिनको पब्लिक ओपिनियन की परवाह ना हो, और उसी के मद्देनजर इन्होंने 11 अरब रुपए का वज़ीर इत्तलात कह रही हैं कि ये एयर पंजाब के लिए है, उसकी फ्लीट का हिस्सा है ये। ना देखिए, बात यह है कि ये बात तो इसलिए भी गलत है कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी एक स्टेटेड पोजीशन है कि सरकार जो है वो बिजनेस नहीं करेगी, और इसीलिए आपने PIA को बेचा है जो आपके सामने 10 अरब रुपए की बिकी है, और 10 अरब रुपए की PIA बिकी है और 11 अरब रुपए का आप जहाज दे रही हैं। तो ये तो एक स्टेटेड जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके खिलाफ है। और अगर आप गवर्नमेंट की इस वक्त की पॉलिसी पे जाएं तो नए गवर्नमेंट को नई जो लाइसेंस है ऑपरेट करने का वो तो मिलेगा ही नहीं, और अभी भी एयर पंजाब का कोई लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर बात है, ये तो एक ऐसे ही समझिए कि वो पंजाबी में कहते हैं कि नानी ने कसम किया बुरा किया छड़िया तो और बुरा किया, यानी इनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है ये जहाज देने का कोई अच्छा, और वो ऐसे ही तामक तोहियां मार रहे हैं कभी इधर कभी उधर। फैक्ट इज कि आप भी कल Maybe they took a leaf from your book, क्योंकि आप बताते थे हमें कि जहाज का सफर सस्ता है। जब गवर्नमेंट आपकी हुकूमत थी और गुजरा और वजीर आजम फ्लाई कर, वो तो बिल्कुल सस्ता है। आप देखिए, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर पहले भी है और हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस भी हो रही है, उसका जो सारा आपके पास पायलट भी आपने रखे हुए हैं और वो रहने ही रहने हैं, तो जब जो मियर जो सफर करना है वो तो बहरहाल सस्ता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इससे एक बात तो तय है कि जहाज ऑलरेडी मौजूद था पंजाब गवर्नमेंट के पास। जी, जहाज एक पहले से मौजूद है, हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद है,
और देखिए कोई जहाज भी लेना है और आपने जो मुनासिब किस्म का जहाज ले लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपने एक लग्जोरियस जहाज 11 अरब रुपए का जहाज दिया है, जो कि फ्रैंकली जो अरब रूलर्स हैं, जो पेट्रोल डॉलर से रिच हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप कुछ तो ख्याल करें एक ऐसे वक्त में जब मतलब फवाद चौधरी साहब, कंपैरिजन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पूरी पीआईए प्राइवेटाइज हो गई और उसमें एक्चुअली जो पीआईए को पैसे मिले वो 10 अरब 11 अरब थे, और आपने उतने में एक त्यारा खरीद ली जो कि महज 17 सीटर है, मतलब 19 सीटर है, 2 सीटें निकाल के वो 17 सीटर है। तो अगर हुकूमत चला सकती थी, अगर एयर पंजाब का प्लान था ही, तो पीआईए ले लेते, पीआईए चला लेते। जितनी सीटें मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में जीती हैं, उन्होंने सोचा कि उतनी ही सीटों का जहाज ले लें ताकि उन 17 लोगों को तो कम से कम ट्रैवल अवेलेबल रहे जो कि फॉर्म 47 के बगैर जीते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी उनके मद्देनज़र ये जो क्राइटेरिया है वो रहा होगा। लेकिन फ़िलहाल तो देखिए IMF की रिपोर्ट आई कल ही, जिसमें आपको बताया गया कि पाकिस्तान में गरीब आदमी की जो इस वक्त तादाद है वो 22% से बढ़ के 28% हो गई है। आपका कल परसों ही जो फॉरेन आपकी जो आई है फिगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो सिर्फ $85 मिलियन के ऊपर है। एक ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात इंतहाई ज़्यादा हैं, आपके पास जो अपना पैसा है वो नहीं है, और आप इस तरह की एक अल्ले तल्लों में पैसे लगाएंगे, तो उससे एक जाहिर होता है कि एक बहुत नॉन सीरियसनेस है गवर्नमेंट में। पाकिस्तान में एक बादशाहत का निज़ाम चल रहा है, जिसमें आप देखें कि कोई शख्स किसी का परवाह ही नहीं कर रहा कि पैसे खर्च करने हैं। तो स्पेशली जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, मरियम नवाज ने 11 अरब का जहाज ले लिया, बाकी चीफ मिनिस्टर्स के आप अखराजात और चीज़ें देखें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फवाद चौधरी साहब, जिस दिन ये 16 तारीख को रिपोर्ट हुआ है कि पंजाब की फ़िज़ाओं में ये पुरतयुश लग्जूरियस जहाज़ नज़र आया है, उससे 1-2 दिन पहले, इसकी सीटें अगर आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर, लग्जूरियस मतलब हाई एंड लग्जूरियस जहाज़ है, ये इंटीरियर्स का मतलब नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अच्छा, जिस दिन ये नज़र आया पंजाब की फ़िज़ाओं में, उससे 1-2 दिन पहले पंजाब के अवाम पे पेट्रोल बम गिराया गया, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम पे गिराया गया। 5 लीटर इजाफा, 5 रुपये पर लीटर इजाफा किया गया। कौमी पॉलिसी होती है ना, अगर महंगाई है तो फिर सबके लिए महंगाई है, और अगर इतनी खुशहाली चल रही है, इतना पैसा है, तो फिर अवाम को क्यों नहीं मुंतकिल हो रही है, अवाम को क्यों सब्सिडी मिल रही? अगर आप देखें कि अगर वो ये जहाज़ ना लेती और वो रमज़ान पैकेज जो था उसको 12,500 रुपये पे चला जाता, बट नॉनदलेस सवाल ये है कि आप जहाज़ उस वक्त लेते हैं, जैसा अभी आप लोगों ने बिल्कुल सही बात एनालाइज किया है, कि जब आपकी आमदनी ज़्यादा हो, आप लग्जरी कर रही हैं ऑन द टैक्स पेयर मनी। इनका हालत इनकी ये है कि इन्होंने जो अपने घर की दीवार है जो जाती उम्रा की, वो भी गवर्नमेंट के पैसों से बनवाई है, और ये हालत इस वक्त इनकी ये है कि ये पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको वरासत का माल समझ के खर्च करते हैं। तो दैट्स अ रियली की प्रॉब्लम विद पंजाब। इस वक्त पंजाब के जो किसान की हालत है, आप देखें गंदम के क्राइसिस जो इन्होंने पैदा किया अपने अमकाना फैसलों से, उसके नतीजे में पाकिस्तान की पंजाब का फार्मर जो है उसकी मुआशी हालत तबाह बर्बाद हो गई। हमारी मिडिल क्लास में, क्योंकि बड़ी सिंपल बात है ना, अगर आप फिगर्स देखें तो पिछले 4 सालों में 220% आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ऊपर गया, यानी जरूरी अशिया की जो खरीदारी है वो 220% महंगी हुई है। आमदनी आपकी तरीके है 2018 के लेवल के ऊपर, तो एक बहुत क्राइसिस है। एक सवाल जरा सा मैं ये भी पूछ रहा हूँ, जब उन्होंने एयर पंजाब की बात ही की, तो एयर पंजाब अभी तक सिर्फ ऑन पेपर्स है, लेकिन आप जरा हमें आगाह कीजिएगा कि कोई इंतजामी ढांचा नहीं है। ज़ाहिर है फ्लीट अभी हम देख रहे हैं, अगर फ्लीट में पहला ही जहाज़ ये है, तो क्या बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर तमाम तर मराहिल प्रोसेस तय करने के जहाज़ इस तरह लिया जा सकता है और फिर कहा जा सकता है जी एयर पंजाब का ही जहाज़ है? नहीं, देखिए मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि वफाकी हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट्स कारोबार नहीं करेंगी। तो जब वफाकी हुकूमत ये बेच रही है, तो आप खुद ही हुकूमत एक नई एयरलाइन कैसे बना सकती है? या आप फैसला करेंगे कि हुकूमत बनाएगी, या फैसला करेंगे कि हुकूमत नहीं बनाएगी। और आपने जिस तरह देखा, क्या आप 10 अरब रुपए की पीआईए बेच के 11 अरब का एक जहाज ले लें, तो इसका कोई लॉजिक अकल तो बताए ना कि कैसे नई एयरलाइन होगी। और सेकंड ये है कि नई एयरलाइन हर एक को पता है कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही ये बननी है। ये तो सिर्फ एक ठकोसला है जिसको उन्होंने खामखा ऐसे ही अपना मजाक उड़वाने के लिए इस तरह की एक बात कर दी।
वरना तो जाहिर है कि ना तो नई एयरलाइन बन रही है, जी। ना ही पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो है बल्कि एयरलाइन चलाने की पोजीशन ये में है। जहाज और उड़े भी 19 ना तो सीटर इसकी, अगर ये खड़ा ही रहे तो इसकी, इसमें भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसकी मेंटेनेंस पे भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। जी, इसकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर $2.5 मिलियन जो है वो आपको कम से कम चाहिए साल के, यानी कि 45 करोड़ रुपया जो है वो आपका साल में लगेगा इसको सिर्फ कुछ बगैर चलाए खड़ा करने में। वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आपके पास जहाज हो, पायलट हो, आपने करना ही हो तो वो फिर जो है वो चूंकि ये मेंटेनेंस के खर्चे फिर कवर होते हैं तो फिर एक सस्ता हो जाता है। लेकिन जब आपने स्पेशल जहाज एक ले लिया है और उसको आप खड़ा भी करेंगे, इतना महंगा जहाज, ठीक। तो उसकी मेंटेनेंस का बहुत, अगर आपको याद हो तो इस हुकूमत ने आके जो BMW जो खरीदी हैं उनकी मेंटेनेंस के पैसे भी जो है वो करोड़ों रुपए में जा रहे हैं। अच्छा। तो ये जो एक जहाज है जो इन्होंने अपने लिए गाड़ियां खरीदी हैं, अभी BMW 7 सीरीज जो बॉम्ब प्रूफ खरीदी है इन्होंने, और फिर तरह जजों में भी जो गाड़ियां बांटी गई हैं, जो बाकी एंड लोगों में बांटी अल्टीमेटली गई। जो बोझ है वो हम देख रहे हैं आवाम के ऊपर पड़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया थैंक फवाद यू सो चौधरी मच साहब। फवाद चौधरी साहब। और काफ़ी ज़्यादा इस जहाज़ को लेके हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रही है और पूछा जा रहा है कि ये कैसे पैसेंजर प्लेन हो सकता है, 19 सीटर वाला जहाज़। अब देखते हैं इस पर मजीद आगे क्या बात और डिबेट होती है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब सिंध के सियासी का मौसम की बात कर लेते सियासी हैं। मौसम, हम शाम रमज़ान में आपको पता है कि सिंध का सियासी मौसम डिस्कस करते रहते हैं। पारा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। जनाब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है जी कि गवर्नर सिंध जो है उनकी तब्दीली का जो है मामला सामने आ रहा है। बार बार बात होती है गवर्नर साहब अब की। ये पीपल्स पार्टी ही काफ़ी ज़्यादा इस बात का इजहार के सईद गनी साहब हैं, वो कहते हैं गवर्नर हाउस का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ सिंध नहीं विफाक के लिए भी ख़तरनाक है। बड़ा उन्होंने जो इम्पोर्टेंट दिया है, बड़ा जो स्टेटमेंट दिया है बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। अब ये कहते हैं माजी में खून रेजी कराने वाले अनासर फिर तेज़ हो गए हैं और गवर्नर हाउस में बैठकर बाज़ विफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। वो कहते हैं वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक अपना या पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाएं। ये बात मतलब ये बात सबको पता है कि 2-2 का फार्मूला था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ये कहते हैं कि गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकरीरों के लिए नहीं होते। गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई उसमें तासुब की इंतहा हुई। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। ने ये कहा था कि अगर सिंध में नून लीग गवर्नर नहीं लगाएगी तो पीपल्स पार्टी का लगाएगी। ये जो वादा था ये वजीर आजम साहब का था, नून लीग का था। अपना वादा पूरा करें या अपना गवर्नर लगाएं या पीपल्स पार्टी का लगाएं। जिस अंदाज में गवर्नर हाउस का इस्तेमाल हो रहा है ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, विफाक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये शहर पहले भी बहुत सारी दीनी इदारे, ये इस चीज के लिए नहीं है, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहाँ पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। वो जो तकरीब हुई है वो इस सूबे के खिलाफ तकरीब हुई है, वो वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज खिताब कर रहे थे। उन्होंने जी सिंध की तकसीम के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और कहते हैं मुहिम चलाने वालों को पाकिस्तान दुश्मन भी उन्होंने करार दे दिया। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ जनाब आपको ये बता दें कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कभी तकसीम की बात नहीं की, इख्तियारात की तकसीम चाहते हैं, किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेरा जवाब मेरा काम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रद्द अमल भी अपना दे दिया। उन्होंने कहा गवर्नर हाउस में कौमियत नहीं पूछी जाती, सूबे में किसी कौमियत के साथ जुल्म होगा तो मैं ये हाउस आवाज़ उठाएगा। चलें जी इस पर बात कर लेते हैं। MQM की रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ये बड़े सवाल उठ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से जो गवर्नर हाउस की सरगर्मियाँ हैं। कहते हैं जी कि शर्जील साहब कहते हैं तासुब की इंतहा हो गई है। सईद गनी कहते हैं गवर्नर हाउस का इस्तेमाल विफाक के लिए भी ख़तरनाक होगा और वहाँ से विफाक के बुजुर्ग ने बैठ कर जी इस तरह की तकरीर की। ज़रा बताइएगा ये क्या मामला है। गुज़िश्ता 18 सालों का जबर है ना, और जिस तरह बिलुमूम पूरे सिंध को, सिंध के गरीब और बेबस हारियों को, किसानों को, मेरी बहन बेटियों, मेरे भाइयों बेटों को, और फिर ख़ास तौर पे कराची सिंध के शहरों में रहने वाले जो नौजवानों के साथ जो रोज़गार को लेकर, उनके डोमिसाइल को लेकर, या इसके अलावा मतलब ये कि आज कराची की सड़कों का हाल देख लें, यहाँ निकासी आपको देख लें, यहाँ पानी के मसाइल देख लें। K4 14 साल तक अगर पीपल्स पार्टी उसके ऊपर बैठी रही तो देखिए अगर 18 सालों से आप एक बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी, बेहिसी, ठिटाई, हट धर्मी
की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो कराची, सिंध और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी थी ना। कराची के मुस्तकबिल की फ़िक्र दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, सिंध के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। अगर 18 साल से जो ये सफोकेशन थी, घुटन थी, अगर उसमें गवर्नर सिंध ने ये इक़दाम किया कि उन्होंने कराची के मुस्तकबिल की फ़िक्र की, तो मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची के मुस्तकबिल से अलहदा है? आज क्या वज़ीर सिंध आला का ने मुस्तकबिल कराची? वज़ीर आला ने फ्लोर ऑफ द हाउस दो देखिए, कह मैं दिया, ये- सिंध की तकसीम नहीं होगी। दैट्स अ क्लियर मैसेज। लेकिन अब ये देखिए, मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर वहाँ ये तकरीब हुई जिसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से आने वाले लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया, हो सकता है उनमें से चंद एक ने अपनी हद से तजावुज़ भी किया हो, लेकिन गवर्नर सिंध के जो भी बयानात हैं वो मुकम्मल तौर पर कसीरुल जहती, कसीरुल लसानी, कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल मसालिक, तमाम जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ इंसानी जो तबके, उनको एक साथ लेकर चलने वाली एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मैसेज हमेशा गवर्नर साहब ने दिया है अपने स्टेज से। मेरे ख्याल में ये असल में तपिश महसूस हुई है गवर्नर साहब के इक़दाम से। लेकिन फारूक सत्तार उनकी साहब, जो एक ही 50,000 बात बार बच्चों हो का जो चुकी है, IT पूरा का साल होती है, इंस्टीट्यूट- इस दफा फिर हुई है। सईद गनी साहब ने रिपीट किया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक अपना या फिर पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगाएं। ऐसा कोई मुआहिदा, कोई फार्मूला MKM के इल्म में है? देखिए, जितना पीपल्स पार्टी, अगर कोई ऐसा माहिदा है जो हमारे सामने नहीं लाया गया, जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान है, तो ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ किसी और पार्टी का, अपने सूबे की किसी पार्टी का गवर्नर कबूल नहीं है। क्योंकि जो कॉलोनी बनाया हुआ कराची को, सिंध के शहरों को, यहाँ पर जो ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं, जो यहाँ धांधला करके ज़बरदस्ती अपना मेयर बिठाया है, 50 सीटें जो अर्बन कराची की कम करके MQM के उस सीटों को मार के MQM को मजबूर करके जो इलेक्शन करा के जो ज़बरदस्ती अपना मेयर बिठा के ये समझते हैं कि कराची इनकी कॉलोनी बन गई, इनका कब्ज़ा हो गया। मेक नो मिस्टेक, ये गुल प्लाजा पर गवर्नर जो कि जाके खड़ा हुआ ना, ये असल में उसकी सज़ा गवर्नर को दी जा रही है। गवर्नर ने कराची की, सिंध के शहरों की और लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर, नवाबशाह, वहाँ के गरीबों की, मफलूकुल हाल किसानों और हारियों की बात करना शुरू की है ना, तो इससे जो है वो आग लगी हुई है। असल मसला ये है 18 गवर्नर हाउस से देखिए, एक 18 सालों यूनिटी का से मैसेज जाना चाहिए ना फारूक सत्तार साहब। अगर वहाँ से इस तरह के इस पर सवाल उठेंगे तो आपका जवाब क्या है? फिर शर्जील साहब जो सवालात उठा रहे हैं, जो वज़ीर आला जो बात कर रहे हैं, देखिए, शर्जील साहब को तो, वज़ीर आला को तो वो जवाब देने जो गुल प्लाजा के ज़िम्मे हमने उठाए हैं कि आग लगी थी तो भाई बुझाई क्यों नहीं, उसकी दीवारें तोड़ी क्यों नहीं गई, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ था, फॉरेंसिक लैब 6 सालों से बन रही है, ना उसमें इक्विपमेंट है, ना सैंपल कलेक्शन है, ना उसकी मैन पावर को ट्रेन किया गया है। तुम्हें 18 सालों का तुम्हें जवाब देना है। गवर्नर की सेरिमोनियल पोस्ट है, यकजहती के लिए, वफाक की अलामत के लिए रियासत, तो क्या वफाक और रियासत बेखबर रहेंगे अगर कराची में जो जुल्म होता रहेगा? जो 14 साल तक आप बैठे रहे K4 के ऊपर, आपने इमारतें बनाई, गाड़ियाँ खरीदी, दफातर बनाए, लेकिन कोई कंड्यूट नहीं, कोई कैनाल नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई पंपिंग स्टेशन नहीं, कोई जो है वो आपने पानी का कोई उस मंसूबे पर काम नहीं किया। ये तो वापडा को जब हमने दिया PDM 1 में, अब 75% कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह। PMLN और MKM इस साल के आखिर में 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को देने जा रही है। अभी तो आप देखें, हम एक एक करके करता से अभी इस वाइट पेपर, अरे भाई आज़ाद कश्मीर में तो 10,000 लोग आकर बैठे थे ना, इंशाल्लाह कराची में 10 लाख लोग सड़कों पर आएंगे। ईद के बाद इसकी मोबिलाइजेशन शुरू होगी, लोग तेजी से मायूसी से निकलकर उम्मीद की तरफ आ रहे हैं। MKM के साथ जो है वो चले ठीक है। फारूक सत्तार साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस हवाले से बात कर रहे थे जी, उन्होंने थोड़ी इसकी वजाहत भी की है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने साथ एक अपडेट या फिर एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एंकर शफात अली, आप सब जानते हैं, खूब वाकिफ़ भी हैं उनसे, मारूफ एंकर हैं। उनको 27 अक्टूबर को एक चालान रिसीव हुआ जो कि 3 माह 25 दिन बाद आज उनको मौसूल हुआ है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है लाइन पे, हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। नज़ीर, ये तो और कितने लोग होंगे शफात जैसे? देखें, ट्रैफिक पुलिस और पाकिस्तान पोस्ट में ई चलान का मुआहदा हुआ था और पाकिस्तान पोस्ट की रफ्तार ने मारूफ जो आर्टिस्ट शफात अली उनको फंसा दिया है। शफात अली को 27 अक्टूबर का जो चालान है वो 3 माह 25 रोज़ के बाद मौसूल हुआ है, यानी
कि आप ये देखें कि 27 अक्टूबर को ई चालान का आगाज़ हुआ था और 23 सितंबर 2025 को ट्रैफिक पुलिस और पाकिस्तान पोस्ट के दरमियान सेंट्रल पुलिस ऑफिस एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत शहरियों को फेसलेस ई चालान घरों पर मौसूल होने थे और वक्त पर मौसूल होने थे। लेकिन जिस तरह ये तो एक सेलिब्रिटी है, इनकी ये चीज़ सामने आ गई, इस तरह अब सैकड़ों हज़ारों की तादाद से ऐसे शहरी होंगे कि आपको 14 दिन का वक्त दिया जाता है चालान भरने के लिए। अगर आप उसमें ताख़ीर करते हैं तो 3 महीने बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और 6 महीने बाद आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो इसी तरह आप ये सोचें 4 महीने बाद आज की तारीख इस चालान के ऊपर मौजूद है। 4 महीने बाद ये चालान जारी हुआ है। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह, हमें बता रहे थे। और भाई इस पे तो अब ज़ाहिर मज़ीद पेनल्टी लग गई होगी और चार्जेस मज़ीद बढ़ गए होंगे। दूसरे ये चालान जिस रोज़ होता है उसी रोज़ आना होता है ना। अग्री 4 महीने क्या कर रहा था? उस रोज ना भी आए तो आपको 2-3 दिन तक मौसूल हो जाए, बट 4 महीने बाद आपको चालान आ रहा है। मतलब अब जाएगी छोटी सी बात, ब्रेक ले लेते हैं इसके। ब्रेक के बाद ही इस पर आता है। बैक और क्विकली से हम आपको झटपट हमारी जो रेसिपी है, क्योंकि रेसिपी हमारे शामी रमजान का हिस्सा भी है। आज की रेसिपी क्या है जनाब? चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। आज की हमारी रेसिपी है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। सबसे पहले एक पैन में पानी बॉईल कर लें, फिर उसमें पेनी पास्ता डालें और नमक डालकर अच्छी तरह उबाल लें। बाद में छानकर एक तरफ रख दें। एक पैन में आधा किलो तेल गरम करें। तेल में सेब्रोसो ज़ेस्टी फिले डालकर सुनहरी होने तक फ्राई करें। अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अलग निकाल लें। अब पैन में 2 खाने के चमचे बटर डालें। 1 चमचा कुटा हुआ लहसुन शामिल करें और हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें। फिर उसमें आधा कप मशरूम डालकर 1 मिनट तक पकाएं। अब इसमें 1 कप दूध शामिल करें, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच ऑरिगानो और आधा चम्मच गार्लिक पाउडर डालें। साथ ही 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें 200 ग्राम क्रीम शामिल करें और दोबारा अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आधा कप चीज डालकर उसे मुकम्मल तौर पर मेल्ट होने दें। अब इसमें उबला हुआ पास्ता शामिल करें और सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में 2 खाने के चम्मच ऑलिव डाल दें। और लीजिए तैयार है हमारा मजेदार क्रीमी चिकन पास्ता। भाई इसे कहते हैं झटपट रेसिपी। अब आप जब ये झटपट बना लेंगे अल्फ्रेडो पास्ता और खा लेंगे, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज की। तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि एक्सरसाइज आपने किस वक्त करनी है। रोजे से पहले कर सकते हैं, रोजे के बाद कर सकते हैं। रमजान में क्या रूटीन होनी चाहिए? तो हमारे पास मौजूद है हमारे साथ रिजवान नूर, द वन एंड ओनली, आपको बेस्ट एक्सरसाइजेज बताएंगे। रिजवान कैसे आप? अब मैं ठीक, आप ठीक है? अच्छा, यू आर टू गुड, इट लुक्स, इट शोज। अच्छा रिजवान मुझे बताएं कि एक्सरसाइज की टाइमिंग क्या होनी चाहिए और अगर आपने इफ्तार से पहले एक्सरसाइज करनी है तो वो क्या होना चाहिए? ठीक है, बेसिकली सबसे पहले तो जो नॉर्मल डेज में आप लोग करते हैं वर्कआउट, उससे थोड़ा सा लाइट करें। ओके। नॉर्मली अगर आप 1 घंटा करते हैं तो 45 मिनट पे लेकर आएँ। इंटेंसिटी जो आपकी 100% होती है उसको 75 पे लेकर आएँ। खासतौर पे वो लोग जो कि इस वक्त इफ्तार में, जैसे अभी हम लोग अल्फ्रेडो पास्ता देख रहे थे, इस वक्त हमें रोज़ा भी लग रहा था साथ साथ, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जितने भी लोग हैं जिनको वेट लॉस करना है, तो इस वक्त उनके लिए बेस्ट टाइम होता है अगर अफ्तार से पहले अगर एनर्जी है। अच्छा। एनर्जी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, फैट जल्दी बर्न होगा। यस, बिकॉज आपका इस वक्त जो है आपका फैट जो है एज एनर्जी सोर्स यूज हो रहा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोई बेस्ट वर्कआउट जो कि आप अफ्तार से पहले कर सकते हैं फॉर द वेट लॉस, 100 रैप वर्कआउट।
वाओ 100 reps वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। एंड इफ्तार से कितना पहले? अफ्तार से पहले जब भी आप पकोड़े बनाने से पहले खड़े हो जाएं ठीक है। या अफ्तार के बाद अगर आपने पकोड़े जल्दी बना लिए तो आपने बोला चलो यार 10 मिनट में आपकी ये वर्कआउट खत्म हो जाएगी, तो 100 रैप वर्क बहुत इजी। उसमें सबसे पहले आप 10 जंपिंग जैक्स करेंगे, सिर्फ 10 रैप। ये 10 रैप हो गए, उसके बाद आप 10 रैप क्रॉस क्रंचेस, ठीक है, ये हमारे हो गए 20। उसके बाद आप करेंगे हम इसमें इस लुक एट दिस, गो टैप एंड डाउन, टैप एंड डाउन, ये भी आपके 10 रैप हो गए। 10 रैप के बाद डू सम लोअर बॉडी, लुक एट दिस, 10 रैप्स, वाओ, ठीक है। तो ये आपके हो गए 40 रैप्स। इसके फ़ौरन बाद हम थोड़ी सी एब्स को ऐड करते हैं ताकि साथ साथ जो आप पकोड़े खाएं तो उस वक्त आपका जो पेट निकल रहा है इंतहाई ज़रूरी है एक्सरसाइज। सो लुक एट दिस, ओनली 10 रैप, मतलब 10 रैप तो आप कर ही सकते हो ना, बट ये सब कंटिन्यूटी में होना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अच्छा ये आपने कर लिए 10, इस वक्त आपके हो गए 50। इसके फ़ौरन बाद हम ऐड करते हैं लेग रेजेस, लुक एट दिस। सो ये है आपके लेग रेजेस, इसमें आपको लोअर बॉडी आपको अप करनी है और वापस से लिफ्ट करनी है, लुक एट दिस। सो दिस इज 60 रैप्स। इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत पुशअप्स, क्योंकि आपकी हल्की फुल्की मसल ट्रेनिंग भी होगी साथ साथ। ऑन योर नीज़ के ऊपर बहुत आसान है, आराम से आपके हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके 70 रैप्स। इसके फ़ौरन बाद अब आपको थोड़ी सी एक बेहतरीन एक्सरसाइज करनी है विच इज़ अ बर्पीज़, क्योंकि दुनिया भर में सबसे हेटेस्ट एक्सरसाइज होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो लुक एट दिस, गो डाउन एंड अप। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप। तो ये हो गए प्रैक्टिस आपके, करते रहेंगे होती जाएगी। यस 80 रैप्स हो चुके हैं। 20 रैप और हैं। प्लैंक पंचेस कर लेते हैं, लुक एट दिस, 1 बोथ काउंट, 1 2 3। तो ये हो गए आपके 90 रैप्स। और आखिरी आपकी है होल्ड प्लैंक, जो हम सबसे बेस्ट करते हैं लोअर बैक के लिए। इसको अगर आप कर लें 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या फिर एटलीस्ट 1 मिनट, तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कितनी देर में, लाइक 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम में हो गए ये। तो अगर हम 10 मिनट भी लेते हैं या 20 मिनट भी लेते हैं, सबके पास टाइम होता है, लेकिन सिर्फ आपको करने वाले बने। ये 100 रैप वर्कआउट से आप स्टार्ट करेंगे, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, 150 तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे। और जो लोग अफ्तार की बात कर रहे हैं वो इस तरह के वर्कआउट तकरीबन कोई 500 रैप पे भी अच्छा होगा। 500 रैप सोचिए कितना डूएबल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा फन भी है इसमें। आप ये देखिए, और आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है और क्विकली अगर आप कर ले, उसके बाद देखिए फिर आपने रोजा इफ्तार करना ही है, तो that won't be that much hard। देखिए हम जितना मर्जी कह लें, बाज तो हम आपने आना नहीं है, आपने पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, शरबत भी हालांकि पीना हम कहते हैं आपसे 2 पकौड़े खाएं तो नहीं, लेकिन आप जब खा रहे हैं समोसे पकौड़े सब कुछ, तो फिर आप खाएं, इसके लेकिन अलावा एक और भी साथ चीज़ है ना एक्सरसाइज कि लोग आजकल बोलते हैं हम एयर फ्राई में खाएंगे। तो भाई आप अच्छा पकोड़ा खा लो, अच्छा समोसा खा लो, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज कर लो। क्योंकि एयर फ्राई वगैरह में उसके ना वो जो टेस्ट बर्ड है ना, खासतौर पे हम कराची वाले, समोसे की जो फील है ना वो उसी घी के अंदर आएगी। उसके साथ थोड़ा बहुत वर्कआउट करो और ऐसे चैलेंज अपने आप को करें कि समोसा खाओ, बर्न करो, दैट्स इट। रमजान की नेमत है, उसको पूरी तरह और एम्प्टी स्टमक जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो बहुत जल्दी आपका फैट बर्न होता है, तो दैट और इज करना ज़रूरी है। और अफ्तार के बाद जितने भी लोग हैं वो तो आराम से ऑफ कोर्स जिम जाके कर रहे हैं। आजकल 2-2 बजे तक रात को जिम खुले हुए हैं, तो अब इसके लिए अब आपको क्या चाहिए? लेकिन एक थोड़ा सा टिप हमें बता दें, खाने में थोड़ी एहतियात फिर भी करनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स देखें, एहतियात तो ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अफ्तार में बैठ के पकौड़े समोसे सब रखते हैं। यू हैव ऑल द चॉइसेस। सबसे पहले आप अपना फ्रूट्स का इंटेक पहले करें, ठीक है, पानी का इंटेक पहले पी लें। जितना भी फ्रूट आप कर लेंगे उससे ये होगा आपका वाटर कंटेंट फुल हो जाएगा, आपकी एपेटाइट फुल हो जाएगी, वाकई में आपके जितने पकोड़े समोसे वो रह जाएंगे। अगर आपने पकोड़े और समोसे पे पहला अटैक किया तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर उन पकौड़ों पे हाथ साफ होते ही रहते होते ही फिर उसके बाद कोई नहीं तो आप पहले फ्रूट्स खा लें, फिर पानी पी लें, उसके बाद पकोड़ा। क्योंकि हम देखा ना, जब अब रूह अफ़ज़ा भी ऐसे होता है ना, अब अक्सर लोग जो बोलते हैं रूह अफ़ज़ा में चीनी नहीं डालो। भाई क्यों नहीं डालो? लाल शरबत पिए, और उससे अच्छा कोई आज तक शरबत नहीं है। लाल शरबत के बगैर रोज़ा इफ्तार नहीं किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट, हम सब समझ थे फैब में रमज़ान आ रहे हैं तो चाय पी जाएगी, मगर ऐसा चाय उसके बाद पीते हैं, चाय हम फिर भी नहीं छोड़ते हैं, चाय पीते हैं। और मेरे हिसाब से सब कुछ ईजी है, हमने सिर्फ अपने ऊपर सवार कर लिया है। और एक और भी चीज़ कि सिर्फ रमज़ान में वर्कआउट नहीं होता, पूरे साल करना होता है। ये सिर्फ रमज़ान का महीना चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज आपको अपने लिए करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच रिजवान हमारे साथ हैं। भाई अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं।
यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। विल बैक इन अ फ्लैश, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब टू शाम रमज़ान। और रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही हम देखते हैं दुनिया भर में ना सिर्फ इबादत बल्कि अफ्तार की मेज़ें भी मुख्तलिफ सकाफ़तों और ट्रेडिशंस और रिवायती खानों के साथ सज जाती हैं। और पाकिस्तान में पकौड़ों की हम देखते हैं कि फ्रूट चाट के बगैर दस्तरखान अधूरा होता है। पकौड़ों और फ्रूट चाट और समोसों और रोल्स के बगैर। तो ज़रा आपको दिखाते हैं, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से दुनिया भर में कैसे सजाई जाती हैं टेबल्स और पाकिस्तान में कैसे सजाई जाती हैं, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में रमजान के दौरान अफ्तार के दस्तरखान अपनी मुनफरिद रिवायात और जायकों के साथ सजाए जाते हैं। हर खित्ते में मुकामी खानों को खास अहमियत दी जाती है जो इस मौके की खुशी को दुबाला करते हैं। रमजान में पाकिस्तानी दस्तरखान पर पकोड़े, दही बड़े, छोले और फ्रूट चाट लाजमी समझे जाते हैं। सऊदी अरब में समोसा अफ्तार का अहम जुज है जिसे गोश्त, पनीर और सब्जियों से तैयार किया जाता है और रायते या सूप के साथ पेश किया जाता है। उर्दन में मनसफ को खास अहमियत हासिल है जो चावल और गोश्त के इम्तिजाज से तैयार किया जाता है और उसे कौमी पकवान का दर्जा भी हासिल है। इंडोनेशिया में अफ्तार के लिए कोलाक एक मकबूल मीठी डिश है जो नारियल के दूध, फलों और पाम शक्कर से तैयार की जाती है। तुर्की में गिलाश नामी मीठा, जबकि मराकश और अल्जीरिया में हरीरा सूप अफ्तार की खास पहचान है जो मुख्तलिफ अज्जा के इम्तिजाज से तैयार किया जाता है। ईरान में अफ्तारी कुछ मखसूस अशिया से की जाती है जिनमें चाय, एक खास तरह की रोटी, पनीर, मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ, खजूर और हलवा शामिल है। बांग्लादेश में बेगोनी यानी बैंगन के पकौड़े अफ्तार का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं, जबकि लीबिया में असीदा एक मीठी रिवायती डिश के तौर पर पेश की जाती है। दुनिया भर में मुख्तलिफ जायकों और रिवायात के बावजूद अफ्तार के दस्तरखान हर जगह सकाफत, मेहमान नवाजी और इश्तराक का खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। कितने खूबसूरत पकवान हैं, आप दुनिया भर में देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से एहतमाम रफ्तार के लिए किया जाता है। बिल्कुल जी, तो हमारे यहाँ भी किया जाता है एहतमाम बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन उसमें जो एक नेसेसरी जुज़ है वो पकौड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कल्चरली पकौड़े बड़े अहमियत का हामिल पकौड़े होते हैं। वाला कौन था वो शख्स जिसने क्या कहना चाहिए नेशनल जुज़ बना दिया है इफ्तार में पकौड़ों को लाजिम मलजूम कर दिया। कौन है वो शख्स? पता नहीं कौन है, नाम हम लोग ही हैं जितने शौक से हम पकौड़े खाते हैं। चलें एहतियात करें, बहरहाल अपनी सेहत का ख्याल रखें, 2-3 पकौड़े खाया करें, ज़्यादा ना खाएं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लिया करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।